नमस्कार। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, आज देश भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने कोरोना संक्रमण से निपटने में अभूतपूर्व प्रतिबद्धता दर्शाई। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वीरता और विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51 व्यक्तियों को 2021 के जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए वीडियो वैन के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति लेना अनिवार्य किया। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेली परामर्श पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और मौसम विभाग ने उत्तरी राज्यों में अगले 2-3 दिन भीषण शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन में कहा है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन के युग में बदल रही है और भारत ने इस संबंध में राह दिखाने के लिए विश्व का नेतृत्व किया है और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर हम में से प्रत्येक नागरिक गांधी जी की सलाह का स्मरण कर सकता है और अपने आसपास की दुनिया को सुधारने में सहायता कर सकता है। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वभौमिक भाईचारे की भावना से प्रेरणा लेकर भारत और संपूर्ण वैश्विक समुदाय को अधिक समतापूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। कोविड महामारी की चुनौती के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने कोरोना वायरस से निपटने में अभूतपूर्व दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। भारत के इस योगदान की वैश्विक संगठनों ने सराहना की है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि दुर्भाग्य से वायरस नए रूप में बदलकर फिर से फैल रहा है। उन्होंने सचेत किया कि महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए तथा कोताही नहीं बरतनी चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बन गया है कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के सुझावों का पालन करे तथा इस संकट से निपटने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। राष्ट्रपति ने समय पर हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरों पर नेताओं, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और अन्य लोगों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर गति पकड़ी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सरकार निरंतर सक्रिय रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि लघु और मध्यम उद्यमियों ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमारे नवाचारी युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी का प्रभावी उपयोग करके नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ सही वातावरण बनाया है। ये पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक कौशल का आदर्श संगम है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में भारत अपना स्थान बना चुका है। यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले वर्ष देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में देश का गौरव बढ़ाया। उन युवाओं के आत्मविश्वास ने आज लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता और जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यों के माध्यम से देश और समाज को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन आधुनिक सैन्य क्षमताओं के कारण भारत अब विश्व की अग्रणी नौसेना शक्ति बन गया है। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रभावशाली उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव के उदाहरण को मर्मस्पर्शी बताया, जिसमें कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव का कायाकल्प किया और संवेदनशीलता तथा कृतज्ञता दिखाई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नया सशक्त और संवेदनशील भारत उभर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे सैनिक और सुरक्षाकर्मी देशाभिमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब साहसिक सैनिक कर्तव्य निभाते हुए शहीद होते हैं तो समूचा देश दुखी होता है। पिछले महीने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में देश के जांबाज कमांडर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और कई सैनिक शहीद हो गए। इस दुर्घटना से पूरे देश को गहरा सदमा लगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्यनिष्ठा को और मजबूत बनाती है। चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, दुकानदार हों या ऑफिस वर्कर, सफाई कर्मचारी हों या मजदूर, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में ये उल्लेख करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि ये वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। यह वर्ष सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी होगा। श्री कोविंद ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे तो हम अपने राष्ट्रीय इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव पार करेंगे। इस अवसर को हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये न केवल अगली पीढ़ी के लिए बल्कि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुनः जुड़ने का शानदार अवसर है।
भारत और विदेश में रह रहे नागरिकों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। उन्होंने कहा कि हर साल हम गणतंत्र दिवस के दिन अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, लेकिन हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। राष्ट्र कल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस वर्ष परेड अपने निर्धारित समय 10 बजे के बजाय 10:30 बजे से शुरू होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता राजपथ पर देखने को मिलेगी। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह विशेष है क्योंकि यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आयोजित हो रहा है। भारतीय वायुसेना के 75 विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाई पास्ट राष्ट्रव्यापी आयोजित वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में चयनित 480 कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल आकर्षण के केंद्र होंगे। इस बार परेड में कुल 16 दस्ते भाग ले रहे हैं। इनमें सेना के 6, नौसेना वायुसेना के 1-1, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1, एनसीसी के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का 1 दस्ता शामिल है। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की 21 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी। जल जीवन मिशन, उड़ान, श्री अरबिंदो के 150 वर्ष, नेताजी की 125 वर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, काशी विश्वनाथ धाम, महाराष्ट्र की जैव विविधता, गुजरात के जनजातीय क्रांतिकारी जैसे कई विषय झांकियों में देखने को मिलेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 27,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। राजपथ और उसके आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चेहरे से पहचान करने वाली प्रणाली के साथ 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सैन्य कर्मियों के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सेना के 19 जवानों को परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 33 को अति विशिष्ट सेवा पदक और 6 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। इनमें सेना के 5 जवानों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। भारतीय सेना में सूबेदार और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 84 सैन्य कर्मियों को सेवा पदक दिए जा रहे हैं, जिनमें 3 बार सेवा पदक भी शामिल हैं। 4 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 10 सैन्य कर्मियों को युद्ध सेवा पदक, 40 को सेवा पदक प्रतिष्ठित, 77 को विशिष्ट सेवा पदक और 44 कर्मियों को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। इनमें से 6 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 को जीवन रक्षा पदक दिए जाएंगे। केरल के सरथ आर, उत्तर प्रदेश के जतिन कुमार, राजस्थान के राम अवतार गोदारा, रेल मंत्रालय के ज्ञानचंद और पश्चिम बंगाल के अमित कुमार भोवाल को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार किसी व्यक्ति को किसी की जान बचाने के मानवतापूर्ण कार्य के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के रूप में दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 189 को वीरता के लिए जबकि 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 88 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता पुरस्कार के लिए 134 पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर में उनकी साहसिक कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसका विषय है भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये आकाशवाणी है।
आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मतदाता सूची में शामिल नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया और मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए गए। सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निर्वाचन आयोग और नागरिकों से आग्रह किया कि वे चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अगले आम चुनाव में 75% मतदान सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने वीडियो वैन और डिजिटल वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार करने वाली पार्टियों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। वीडियो वैन का खर्च पार्टी के चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा, जो चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे वीडियो वैन उपयोग प्रचार के लिए केवल सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दोनों राज्यों में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय नई दिल्ली में आज उन्हें शामिल कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है। पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, आज देश भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने कोरोना संक्रमण से निपटने में अभूतपूर्व प्रतिबद्धता दर्शाई। राष्ट्र कल 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वीरता और विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51 व्यक्तियों को 2021 के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए वीडियो वैन के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति लेना अनिवार्य किया। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेली परामर्श पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और मौसम विभाग ने उत्तरी राज्यों में अगले 2-3 दिन भीषण शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 2,55,874 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,67,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 93.15% है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में कोविड से संक्रमित ज्यादातर लोगों के घर में पृथकवास में ठीक हो जाने को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए टेली परामर्श सेवाओं का विस्तार करना जरूरी हो गया है। श्री मांडविया आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों, अवर मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज के इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिखपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई-अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। मैं आँच बन उड़ूं, लपट से मैं जुड़ूं। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी
अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टरदा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया, तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली, लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। रविंद्रनाथ के हस्तक्षेप पर उन्हें भारत के मुख्य भूमि की एक जेल में भेज दिया गया। आजादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया। अनंत सिंह ने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में चटग्राम युवा विद्रोह, अग्निगर्भ चटग्राम, मास्टरदा और स्वप्न ओ साधना शामिल हैं। हमारा इस महान क्रांतिकारी को नमन है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अगले 2-3 दिन ठंड जारी रहेगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह में आमतौर से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मस्कट में महिलाओं के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पूल बी के सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन भारत का सामना ग्रुप की शीर्ष टीम दक्षिण कोरिया से होगा। इससे पहले कल भारत ने सिंगापुर को 9-1 से पराजित किया था। इस जीत के साथ ही भारत ने स्पेन और नीदरलैंड्स की मेजबानी में इस वर्ष होने वाले महिला हॉकी विश्व कप में भी जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में जापान का सामना चीन से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की शीर्ष 4 टीमें इस वर्ष होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल और ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में कल रूस के डेनियल मेदवेदेव का मुकाबला कनाडा के फेलिक्स ऑगर से होगा, जबकि इटली के जेनिस सिनर और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास आमने सामने होंगे। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। देश की विविधता को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, आज देश भावी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने कोरोना संक्रमण से निपटने में अभूतपूर्व प्रतिबद्धता दर्शाई। राष्ट्र कल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वीरता और विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 51 व्यक्तियों को 2021 के जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए वीडियो वैन के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति लेना अनिवार्य किया। देश में अब तक 162 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेली परामर्श पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। और मौसम विभाग ने उत्तरी राज्यों में अगले 2-3 दिन भीषण शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।